हेलो एवरीवन बाय गाइस। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और हम लोगों ने टीम के साथ मिलकर प्लान किया कि यार एसएससी बैंक के काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों को मिल रही होंगी, पर जो लोग एसएससी जीडी भरने वाले हैं उनके लिए क्या लेवल, क्या चीज़ें, क्या डिसाइड करनी है। तो बहुत सोचने के बाद हम लोगों ने एक विचार किया कि चलो यार, अगर एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के 7-8 पेपर करवा दिए जाएं तो मुझे लगता है बहुत बेहतर रहेगा हर बच्चे के लिए। तो उसी के बारे में सोचते हुए हम लोग आपके लिए पहले 7 से लेकर 5 से लेकर 10 पेपर के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो पेपर होने वाले हैं वो एक से एक पेपर जो है, मतलब हर शिफ्ट वाइज, हर डेट वाइज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मतलब ये भी नहीं कि शिफ्ट भी इधर उधर होगी, पूरी डिटेल के साथ पेपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वेलकम है आप सबका पहले पेपर में। और ये जो पहला पेपर है इसके बारे में भी हम लोग को ये दिमाग में रखना है कि ये जो पहला पेपर है ये भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होगा जितना हमारा आखिरी पेपर हम इसका डिस्कस करेंगे, उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसके लिए रेडी होंगे और शुरू करते हैं फिर आज के सेशन को। ये मेरी डिटेल्स हैं सर, ठीक है। और आइए चलिए बात करते हैं सर हमारे पेपर पर। तो हमारे पेपर का पहला सवाल, और ये जो पेपर है ये 10 दिसंबर 2021 को हुआ था। अब सवाल क्या है कि ए ने 26,000 रुपये 2 साल के लिए बी को दिए और 15,000 रुपये सी को दिए 4 साल के लिए, और उसको मिलता है इतना सिंपल इंटरेस्ट। तो आखिरकार रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? ऐसा करते हैं, रेट को 1% मान लेते हैं और एक्स भी मान सकते हो, 1% भी ले सकते हो। तो किसी को लगता है कि मुझे x% ज़्यादा सही लगता है तो लेट कर लेते हैं रेट को कितना, x% गाइस। तो 26,000 का x% जब आप निकालोगे 260x आ जाएगा। ये हो गया 1 साल का ब्याज। ये अभी इसको अगर मैं देखता हूं तो ये जो आपका 260x है ना, ये 1 साल का ब्याज आ जाएगा। ये थोड़ा सा मार्कर प्रॉब्लम कर रहा है, हाँ डन। तो अगर मैं रेट को x% ले लेता हूं बच्चों, तो 26,000 को मैंने x% पे दिया तो 26,000 का x% हो गया 260x। हर साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 520x हो गया। और 15,000 रुपये सी को दिए 4 साल के लिए, और 15,000 का x% जब आप निकालोगे तो वो 150x हो जाएगा हर साल में। तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 600x हो जाएगा। तो टोटल कितना ब्याज कमाया, तो टोटल कमाया 1120x। और टोटल कितना ब्याज कमाया, टोटल कमाया 8960। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। यानी जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट रेट था वो 8% पर एनम आ गया। तो कितना सिंपल, कितना इजी। मतलब अगर कोई भी बंदा सवालों को करने लगे तो बड़े ही इजी तौर तरीके से अपने हर सवाल को सॉल्व कर सकता है अगर वो जीडी के तैयारी कर रहा है। मैथ्स तो जीडी में मक्खन की तरह होता है सर, ये समझ लो, ठीक है। चलिए, कहता कि एक आर्टिकल को 60% ज्यादा मार्क किया गया सीपी से। मतलब अगर आप 100 रुपए का लेकर आए थे तो 100 पर 60% ज्यादा मार्क करिए, तो 100 का 60% 60 होता है। यानी अगर सीपी 100 तो एमआरपी 160 हो गया। कहता अगर 20% का प्रॉफिट कमाना है बेचकर तो कितने परसेंट का डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा। अगर 20% का प्रॉफिट कमाना है तो कितने परसेंट का डिस्काउंट देना पड़ेगा। देखो,
100 रुपए की चीज पर जो अगर एमआरपी की बात की जाए, ये आई डोंट नो कि आज क्या प्रॉब्लम कर रहा है, बाबूजी मक्खन में थोड़ा सा दिक्कत दे रहे हैं, ठीक है, माफी चाहूंगा। आई टेक केयर अबाउट दिस फ्रॉम फर्दर। चलिए अभी के लिए देखते हैं। 100 रुपए की चीज पर 60% ज्यादा एमआरपी कर दिया, यानी 160 कर दिया। अब अगर आपको 20% का प्रॉफिट कमाना है तो कितने परसेंट का डिस्काउंट आपने दिया? तो 100 रुपए की चीज आप लाए, आपको 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो 100 की चीज को कितने का बेचोगे? 120 का बेचोगे अगर 20% का प्रॉफिट कमाना है, ठीक है ना। 100 रुपए की लाए, 60% ज्यादा मार्क कर दिया, 160, उस पे 20% का प्रॉफिट कमाना है, यानी 100 की चीज 120 की बेचनी है, तो आपने कितने का टोटल डिस्काउंट दे दिया? 40 रुपए का, क्योंकि एमआरपी पे डिस्काउंट मिलता है। एमआरपी 160, सेलिंग प्राइस 120। माफी चाहूंगा भाई, गालियां मत देना, ये क्या प्रॉब्लम आई डोंट नो, मैं इसको चेक जरूर कर लूंगा अभी, ठीक है, थोड़ी देर में। अभी के लिए तो देखना पड़ेगा। तो ये जो 40 का डिस्काउंट मिला है, ये किस पे मिला है? 160 पे। तो चेक कर लो, जो 40 है, जो 40 है वो 160 का कितना परसेंट है? तो आंसर आ गया 25%। कि अगर आप 25% का डिस्काउंट देते हो तो आपकी बात बन जाएगी, यानी 25% का डिस्काउंट आपको इस पे देना है, या आपने 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए इस पे 25% का डिस्काउंट दिया होगा, ठीक है। चलिए आज तो ऐसे ही काम चलेगा, मुझे लगता है। क्या प्रॉब्लम हो गई है आई डोंट नो, अचानक ही इसको कुछ दिक्कत हो गई है। एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड, बट अचानक से इसको दिक्कत हो रही है। ये देखो, ये बाबूजी प्रॉब्लम कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे आज के लिए। तो आज तो मैं कोई इंतजाम और कर भी नहीं पाऊंगा एकदम से। हाँ हाँ, करो करो, तुम नखरे करो भाई, करो करो, हटो मत, है ना। आज ये हटने नहीं वाला। ठीक है, हट गया थोड़ा सा, नहीं अब भी नहीं हटा। चलिए, 125 आदमी है, ठीक है, 16 दिन में, और डेली 6 घंटे काम करते हैं और एक काम को निपटा लेते हैं। तो ये सोचो जरा कि 25 आदमी जो हैं वो 16 दिन में डेली 6 घंटे काम करते हैं, तो आप सीधा सीधा ये लिख सकते हो कि 25 आदमी जो हैं वो काम करते हैं एक, यार गाइस भाई, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद दिस, बट थोड़ा सा काम ऐसे चला लेते हैं, क्लास खराब नहीं करते, क्लास कवर ज़रूर करते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास टाइम है तो हमें पढ़ लेना चाहिए। सो देखते हैं क्या है, ठीक है। देखो भाई गाइस, मैं आपको वैसे पढ़ाता हूँ। देखिए, 25 आदमी 16 दिन में 6 घंटे काम करते हैं और किसी काम को निपटा लेते हैं। तो 25 आदमी काम को 96 घंटे में कर सकते हैं। 96 समझ आ गया होगा भाई, 16 दिन है और डेली 6 घंटे काम करते हैं, तो 96 घंटे हो गए। तो 25 आदमी 96 घंटे में एक काम को कर सकते हैं। तो कितने आदमी चाहिए अगर वही काम 40 घंटे में करना है? तो बोलो भाई, 1 घंटे में वो काम करने के लिए आदमी कितने चाहिए होंगे? ऑब्वियस है, ज़्यादा आदमी चाहिए होंगे, ये तो पता है ना कि टाइम कम होगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी सर। मतलब अगर 25 आदमी 96 घंटे में काम करने के लिए चाहिए, तो 1 घंटे में काम करने के लिए 25 गुना 96, और 40 घंटे में काम करने के लिए कितने आदमी चाहिए? तो 8 से 5, 8 से 12, 5 से 5, यानी 60 आदमी आपको चाहिए। 12 पंजे 60, 60 आदमी आपको चाहिए अगर ये काम आपको 40 घंटे में करना है। लोग ऐसे भी करते हैं, आप भी करते होंगे, सारी दुनिया करती है, दैट M1D1 इज इक्वल्स टू M2D2, कि 25 आदमी चाहिए, 16 दिन है, 6 घंटे हैं, यानी 25 आदमी चाहिए 96 घंटे में। तो कितने आदमी चाहिए 5 दिन में? 8 घंटे, यानी 40 घंटे काम करके। तो 8 पे 12 आ गया, 8 से 5 आ गया, 5 से 5 आ गया,
यानी 60 आदमी चाहिए अगर यही काम आप लोगों को 40 घंटे में निपटा। तो जैसे भी आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगे, हमें दोनों से खुशी होगी। अब लिखा है भाई 36 लीटर मिक्सचर है दूध और पानी का 3:1 में। 5 लीटर मिक्सचर आपने निकाल कर उसकी जगह दूध डाल दिया, तो मिल्क और वाटर का नया रेशियो क्या होगा? देखो भी, सबसे पहली बात, आप दो काम कर सकते हो। पहला काम, 36 लीटर को 3:1 में बांट दो, ठीक है, फिर 5 लीटर मिक्सचर निकाल दो। पहला काम। नहीं तो सीधी बात है, 36 लीटर में से 5 लीटर निकाल दो, बच गया 31 लीटर। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, इस चीज को समझना बेटा, जो मैं बोलूंगा, और ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्योंकि जब किसी कंटेनर में से यानी मिक्सचर में से आप मिक्सचर ही निकालते हो, तो उसी रेशियो में निकलता है जिसमें अवेलेबल है, और निकलने के बाद रेशियो बचता भी वही है। मतलब 36 लीटर में से जो ये 5 लीटर आप निकालोगे ना, ये 3:1 में ही निकलेगा, और निकलने के बाद जो रेशियो है वो 3:1 ही बचेगा। तो निकाल के रख लो पहले ही। तो जब आपने 5 लीटर निकाल दिया तो 31 लीटर बच गया। अब 31 लीटर को 3:1 में बांट लो। अब जो 31 लीटर है, ये बाबूजी फिर से आ गए अपने, सही सलामत हो गए थे थोड़े से, ठीक है। हम फिर से देखते हैं, बाबा जी का नाम लेके, वाहे गुरु, इज्जत बच जाए, ठीक है, बच गई थोड़ी सी। तो 3:1 है। जब 36 लीटर में से 5 लीटर को निकाल दोगे तो 31 लीटर बचेगा। तो ये 5 लीटर निकाल के भी रेशियो यही बचना है। तो दूध कितना होगा, जिसकी वैल्यू निकालनी है ऊपर, नीचे सबका टोटल, जिसकी वैल्यू निकालनी है ऊपर, नीचे सबका टोटल, और गुणा में 31 लीटर आपको बांटना है। तो दूध आ गया 93/4 लीटर कंटेनर में। पानी कितना होगा, जिसकी वैल्यू निकालनी है ऊपर, नीचे सबका टोटल, और गुणा में 31/4 लीटर आपका पानी आ गया। तो कंटेनर में इतना दूध है, और आपने 5 लीटर मिक्सचर निकाल के 5 लीटर क्या मिला दिया, 5 लीटर आपने दूध मिला दिया। तो कंटेनर में इतना दूध है, और रेशियो कंटेनर में इतना क्या है, पानी है। तो 5 चौके 20, एलसीएम लेके 20 और ये 113/4 रेशियो 31/4। तो आपका आंसर आ गया कि नया जो मिक्सचर है उसमें जो दूध और पानी का रेशियो है दैट इज 113/31, यानी 113/31 जो है वो आपके सवाल का एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर आ गया, जिसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है सर। ठीक है, बढ़िया। अगला कहता है एक शॉपकीपर अपनी चीज को 20% ज्यादा मार्क कर देता है, और उसका चौथा हिस्सा वो मार्क प्राइस पे ही बेच देता है, और बाकी का हिस्सा 30% डिस्काउंट पे बेचता है। तो कितने परसेंट का गेन या लॉस हुआ? सबसे पहले 100 रुपए की चीज पे वो एमआरपी जो लगाता है वो 120 लगाता है, 20% ज्यादा। अब इसका चौथा हिस्सा कितने रुपए हुआ? इसका चौथा हिस्सा 30 रुपए हुआ। 30 रुपए की चीज को वो एमआरपी पर ही बेच देता है, मतलब 30 रुपए की चीज को 30 रुपए का ही बेच देगा। अब समझना जरा, 100 रुपए की चीज लाया और उसने बेच दिया, मतलब एमआरपी तय कर दी 130 रुपए। इसका जो चौथा हिस्सा है उसकी एमआरपी 30 रुपए तय की है, और 30 रुपए पे ही बेच दिया, यानी एमआरपी पे ही बेच दिया। 120 में से 30 की चीज बेच दी, बच गई 90। 90 की चीज पे 30% का क्या दिया, डिस्काउंट, किस पे? एमआरपी।
यानी 90 की चीज पे 30% का यानी 27 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो 90 पे 27 का डिस्काउंट दे दिया तो माइनस कर दो 63 का बेच दिया। तो 30 रुपए की ये बेची, 63 की ये बेची, टोटल 93 रुपीज की चीज बेच दी। पड़ी 100 की थी, उसको 93 की उसने बेच दी, तो 7% का वो क्या कमा रहा है, लॉस कमा रहा है इस चीज के ऊपर। देखो 100 रुपए की चीज लाया था, 20% ज्यादा यानी 120 उस पे लिख दिया। अब उसकी जो 1/4 है, तो 120 का 1/4 कितना, 30। इस 30 पे उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, यानी 30 की एमआरपी वाली चीज 30 की ही बेच दी सर। अब जो बाकी बच गया, बाकी क्या बच गया, 120 में से 30 गया, 90 बच गया। इस पे 30% का डिस्काउंट दे दिया, 90 का 30% 27 हो गया। अब 90 पे 27 रुपए के डिस्काउंट का मतलब है 63 की चीज बेच दी सर। तो 30 की ये बेची, 63 की ये बेची, 93 की बेच दी। तो जो चीज अपनी उसकी 100 की आ रही थी, 93 की उसने बेच दी, तो 7% यानी 7% का क्या होने लगा, लॉस होने लगा। आई होप समझ आया। ठीक है। कहता है एक आर्टिकल का एमआरपी 900 रुपए है, उस पे 20% का लॉस हो रहा है 36% का डिस्काउंट देने के बाद सर। ठीक है, देखो अब गाइस 900 रुपए की किसी चीज की एमआरपी है, ठीक है, 900 रुपए की किसी चीज की एमआरपी है। जब आप उस पे डिस्काउंट दोगे, वो भी 36% का, तो सब जानते हैं कि जो आपकी डिस्काउंट है वो एमआरपी पे दिया जाता है। तो 900 पे जब 36% का डिस्काउंट दोगे तो बेची कितने पे, बेची 64% पे। उम्मीद करता हूं ये बात मेरी समझ आई हो आप लोगों को। जब आपकी कोई चीज एमआरपी 900 रुपए की है, उस पे आप 36% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो या तो आप 900 का 36% निकाल के 900 में से माइनस कर दो, नहीं तो बहुत सिंपल सी बात है कि 900 पे 36% का डिस्काउंट दे रहे हो, यानी 900 को 64% पे बेच रहे हो, यानी 576 का बेच दिया और 20% का लॉस कमा लिया। अब सोचो लॉस किस पे कमाओगे, सीपी पे कमाओगे। तो 576 का बेचकर 576 पे लॉस नहीं है, सीपी पे लॉस है 20% का। यानी ये जो 576 है, ये जो 576 है, ये आपकी सीपी का 80% हो गया। अगर 576 का बेच के 20% का लॉस है, तो ये जो आपका 576 है, ये आपकी सीपी का 20% हो गया। तो 100% निकाल लो, सीपी क्या थी, 20 से 4, 20 से 5, 4 से इसको कैंसिल कर दो सर। ये मैं इस पे हंसना ही चाह रहा हूं बस। 144 गुना 5, 720 रुपए कॉस्ट प्राइस था आपका। आई डोंट नो गाइस आज इसको क्या हुआ है, आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम ये क्रिएट करता नहीं है, बट आज आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग विद इट। ठीक है, देखो 900 रुपए की किसी चीज की एमआरपी है, इस पे अगर आप लोगों को 36% का डिस्काउंट दे दें तो आपने 64% पे बेच दी। ये आ गया सेलिंग प्राइस। इतने का बेच के आपको 20% का लॉस हो गया, यानी ये आपकी सीपी का 80% है। तो 100% निकालोगे तो आपकी सीपी आ जाएगी कितने रुपए गाइस भाई, 720 रुपए डांसर। ठीक, चल अब आपको बताना है इन तीनों का एलसीएम। तो एक बात भूलनी नहीं है गलती से भी, कि जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाली जो वैल्यू है यानी न्यूमरेटर, उसका लेते हैं एलसीएम, और न्यूमरेटर का एलसीएम इन तीनों का 36 आ गया।
और डिनोमिनेटर का लेते हैं HCF, यानी इनमें कॉमन क्या होगा, तीनों प्राइम नंबर है तो इनमें कॉमन 1 होगा, यानी हमारे सवाल का आंसर आ गया 36 यानी 36। जब एलसीएम लेते हैं ना फ्रैक्शन का, तो न्यूमरेटर यानी अंश यानी ऊपर वाली चीजों का तो एलसीएम ले लेते हैं और नीचे वाली चीजों का HCF ले लेते हैं। तो ऊपर वाली चीजों का जो एलसीएम है वो 36 आ गया और इनका जो HCF है यानी इनमें जो कॉमन है वो 1 आ गया, यानी आंसर 36। अब लिखा 30% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 ऑफ x प्लस वाई, या तो शायद ये 20% रहा होगा, तो आई एम नॉट श्योर, डाउटफुल है, तो इसको छोड़ते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर 23 सेंटीमीटर है डायगोनल, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है जिसका डायमीटर क्या दे रखा है, 23 दे रखा है। आपको पता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और ये 50 दे रखा है, तो बेटा एल प्लस बी कितना आ गया, 25 आ गया। यानी ये लंबाई है ये चौड़ाई है, मिलकर 25 होगा सर, लंबाई और चौड़ाई। लेंथ हमेशा ब्रेड्थ से बड़ी होती है यानी ज़्यादा होती है, ये भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कि लेंथ हमेशा ब्रेड्थ से ज़्यादा होती है यानी लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा होती है सर। ठीक है। अब गाइज पाइथागोरस नाम की चीज एक आपने जरूर सुनी होगी अपनी लाइफ में। भाई एक पाइथागोरस नाम की चीज होती है, वो मुझे तो उम्मीद है कि आपने जरूर सुनी होगी सर। पाइथागोरस में क्या होता है कि अगर आपने ब्रेड्थ को x ले लिया तो दोनों लेंथ प्लस ब्रेड्थ 25 है, तो आपकी लेंथ हो गई 25 माइनस एक्स। ठीक है ना भाई, अगर आपकी लेंथ प्लस ब्रेड्थ 25x है और लेंथ अगर मैंने ब्रेड्थ x ले ली तो लेंथ 25 माइनस कितनी x हो जाएगी। एक तो आप ये तरीका लगाएं। दूसरा तरीका आप लोग जो इस पे लगा सकते हैं दैट इज क्या, ट्रिपलेट। अगर आपको ट्रिपलेट्स बनाने आते हैं तो आप लोगों को इस चीज को डायरेक्ट सोचने में भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी सर। बट अगर आप लोगों को ट्रिपलेट्स बनाने नहीं आते तो फिर आपको सोचने का कोई खास तरीका आपके पास बचेगा नहीं। वही नॉर्मल तरीका जो इंसान सोच सकता है वही आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, फिर आपके पास कोई खास तरीका नहीं बचता इसको करने का सर। ठीक है, सो अगर मैं ट्रिपलेट्स की बात करूंगा वो बाद में आते हैं। पाइथागोरस, पाइथागोरस में आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये जो मतलब 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, अगर इस हिसाब से चलते हैं तो आप अपनी हाइट का स्क्वायर करोगे करोगे सर, आप अपनी ये बेस का स्क्वायर करोगे सर, और बराबर में डायगोनल का स्क्वायर। पाइथागोरस तो राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ी होगी ना, सबने पढ़ी होगी कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लो या ये वाली ले लो, बात तो एक है सर। ठीक है, चाहे ये वाली ले लो, डायगोनल ऐसे लगा लो, इसलिए मैंने आपको जस्ट बताया। तो भाई ये लेंथ यानी ये ट्रायंगल अगर ले लें तो ये बेस का स्क्वायर, ये हाइट का स्क्वायर, और विकर्ण यानी हाइपोटेनस यानी डायगोनल का स्क्वायर। सो अब मुझे लगता है इसको आप सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेना, ये भाई साहब निकालने नहीं देंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इजीली, आप यहाँ पे अपने डायगोनल का यानी x का वैल्यू निकाल लेंगे, और जब x का वैल्यू आ जाएगा तो एरिया निकालने में भी आपको कोई ज़्यादा दिक्कत होने नहीं वाली सर। ठीक है ना, तो जितना समझदारी से समय बिताकर सवाल को करने की कोशिश करोगे उतना बेहतर आप अपना आंसर निकाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ। लिखा है हुज एरिया ऑफ द बेस इज 40 एंड द हाइट इज 7 सेंटीमीटर। देखिए
राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसके बेस का एरिया, बेस यानी ये बेस पे इसके सर्कल है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि आपको 40 दे रखा है, और इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच आपको दे रखा है, हाँ जी दे रखा है, बिल्कुल सही। क्या आर आपको दे रखा है? नहीं दे रखा। तो आर का वैल्यू आ जाएगा 40 बाय पाई, आर स्क्वायर का वैल्यू, सॉरी, ठीक है। आर स्क्वायर ही आपको चाहिए और वही आपके पास निकल कर आ गया। समझ आ गई बात के नहीं आ गई? देखो, इसके राइट सर्कुलर सिलेंडर के बेस में क्या होता है, इसके बेस में ये सर्कल होता है। सर्कल का एरिया यानी बेस का एरिया आपको दे रखा है, तो बेस का एरिया आपको 40 दे रखा है। यानी बच्चों ये हो गया कि पाई आर स्क्वायर बराबर 40, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यहां पे पुट कर दो सर। वॉल्यूम निकालना है, आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास दे रखी है सर, और फटाफट से जब आप इसका वॉल्यूम निकालोगे तो 280 सेंटीमीटर क्यूब इसका जो है वॉल्यूम आ जाएगा। तो मतलब बड़े इजीली अपने एक एक पॉइंट, एक एक सवाल को आप कर लोगे। बस थोड़ा सा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। अब कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 15% पे आधा है कंपाउंड इंटरेस्ट से, जो 5,000 पर 2 साल में 10% पे मिलेगी। देखो जरा ध्यान से सुनना। देखो भाई, इसको ये बाबूजी चल पड़े, हाँ। पहले साल का ब्याज 10%, अगले साल का भी 10, और 10 का 10 1%, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में पिछले ब्याज पे भी ब्याज मिलेगी। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 21% होगा अगर सालाना 10 है। ये 21% किस पे मिलेगा? 5,000। जब 5,000 का 21% निकालोगे, परसेंटेज की 2 जीरो कट गई, तो 50 गुना 21 कितना आ गया? 1,050। और वो बोल रहा है जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो क्या है? आधी है। किसकी? कंपाउंड इंटरेस्ट की। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गई कितनी? 525। 2 साल में 15% पे। याद रखना, सालाना 15% का सिंपल इंटरेस्ट है, तो 2 साल का 30% होगा। और सिंपल इंटरेस्ट मिलता किस पर है? प्रिंसिपल पर। यानी ये जो 525 आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ये आपके प्रिंसिपल का 30% है। तो 100% निकालोगे तो आपका प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा सर। तो बेटा आप 175 गुणा 10 कर दो, तो 1750 रुपए आपका प्रिंसिपल आ गया। देखो, सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट 10 है, अगले साल भी 10, पर 10 का 10% भी अगले साल में मिलेगा। यानी 21% का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 2 साल में मिलना है। किस पर मिलेगा? इन्वेस्टमेंट पर। तो 5,000 का 21% हो गया 1,050, और सिंपल इंटरेस्ट इसका आधा है, यानी 1,050 का आधा 525 है। और 525 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, और 15% के हिसाब से 2 साल का जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो 30% है। यानी 525 आपके प्रिंसिपल का जो आपने सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया है उसका 30% है। तो 100% निकाला, आपका प्रिंसिपल आ गया 1750 रुपए। सवाल अभी ये देखिए काफ़ी करने थे हमें इस पेपर में, काफ़ी सवाल हैं, बट ये बाबूजी जैसे कि दिक्कत दे रहे हैं, तो इनके लिए इस चक्कर में मैं आज तो अलविदा लेता हूँ। बट अगले पेपर में मैं पूरा जीडी का ये वाला पेपर भी पूरा करूँगा याद से, और नेक्स्ट अगले पेपर के साथ, अगली डे के साथ मिलूँगा मैं आपको। तब तक के लिए मैं चाहूँगा इजाज़त, धन्यवाद। और मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहें, जुड़े रहें। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपकी एसएससी जीडी क्लियर करने में बहुत मदद कर पाऊँ, ये पेपर्स आपकी बहुत मदद कर पाएँ, और सबसे पहले इंसान खुद की खुद मदद करता है, वो भी आप कर पाएँ।